वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज. We have already discussed part 1 of this chapter, so this is part 2. Let's get started. So कैन द मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी अवस्था को बदल सकता है? यस. सॉलिड एज आइस, वी नो जो मैटर होता है वो सॉलिड हो सकता है आइस की तरह, लिक्विड एज वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर. सो जब भी हम किसी मैटर को हीट करते हैं या फिर किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, इस आइस को हीट करते हैं और वो वाटर में बदल जाती है, तो ऐसा क्या केमिकल प्रोसेस उसमें होता है, ऐसा क्या पार्टिकल्स में चेंज होता है उसके, जिसकी वजह से ये चेंज होता है? तो ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको बताया था जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. अब ये आप लगा लीजिए एक आइस का पार्टिकल है, ऑल राइट. ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है आपस में. इनको आपस में क्या जोड़े रखता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. और ये जो स्पेसेस थोड़े थोड़े बचे हैं, दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ऑल राइट. थोड़े से मैं बड़े बना लेती हूँ इसको. आपस में इनमें ये जॉइंट है पर बीच में स्पेसेस भी हैं. सो होता क्या है, जब भी हम हीट करते हैं इसको, फॉर एग्जांपल हमने आइस को हीट किया, तो काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर सॉलिड का, तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स इनसाइड है उसकी इंक्रीज हो जाएगी. एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद अ ग्रेटर स्पीड अलोंग देयर पोजीशन, राइट. जैसे ही हमने इसको हीट प्रोवाइड करी, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. काइनेटिक मतलब भागने दौड़ने की एनर्जी इनकी. तो ये अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करने लग जाएंगे और इनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, वो हीट एनर्जी जो होगी वो उसको ब्रेक कर देगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स आपस में खुल जाएंगे इस तरीके से और लिक्विड में ये बदल जाएगा. ऑल राइट. तो होगा क्या? द पार्टिकल्स विल लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली. एक स्टेज आएगी when the stage will be reached when solid melts and is converted into liquid. अब बात करते हैं जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है किसी सॉलिड को मेल्ट करने में टू बिकम अ लिक्विड एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलते क्या है? दैट इज नोन एज अ मेल्टिंग पॉइंट. ऑल राइट. सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर. मतलब क्या है इसका? जब जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा बर्फ़ को पानी बनने में, जैसे ही बर्फ़ पानी बनेगी, जो उस टाइम का टेम्परेचर होगा आपका, उसी को आप मेल्टिंग पॉइंट बोलोगे. और मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का इंडिकेशन होता है उसकी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा एक सॉलिड का. अगर आपसे पूछ सकते हैं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है 273.15 केल्विन होता है आपका आइस का मेल्टिंग पॉइंट, राइट. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट. अब फ्यूजन बोलते हैं हम, फ्यूजन. ये फ्यूजन क्या होता है? FUSION, फ्यूजन होता है आपका प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन. सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने को बोलते हैं हम फ्यूजन. सो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम और वेयर डज द हीट एनर्जी गो? जब भी कोई सॉलिड मेल्ट होता है तो क्या टेम्परेचर सेम रहता है? और अगर हाँ सेम रहता है तो हीट एनर्जी कहाँ पर जाती है? हमने देखा होगा
कि जैसे कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक आइस को आप मेल्ट कर सकते हैं, जब वो मेल्ट हो जाती है, राइट? जिस जिस पॉइंट पे वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाती है, तब तक ही उसका टेम्परेचर, ये थर्मामीटर है आपका, इसी जब तक ये पूरी आइस मेल्ट होके वाटर बन जाती है, तब तक ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। उसके बाद टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट। जब आइस जो है हमारी पूरी तरीके से पानी में बदल चुकी होती है, उसके बाद टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, राइट? So हमने एक एक्सपेरिमेंट में देखा that temperature of a system does not change after melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, and that is when we continue to supply heat. ये तब तक होता है, उसके बाद में आप कितनी भी हीट सप्लाई कर लोगे, वो जो आपका टेम्परेचर है वो बदलेगा नहीं, राइट? तो होता क्या है इस केस में, जो हीट होती है, इट गेट्स यूज्ड अप, चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होता है, हीट एनर्जी उन पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ती है और क्या करती है, उसके स्टेट को ओवरकम कर लेती है। अगर वो सॉलिड स्टेट है तो उसके स्टेट को बदल के लिक्विड स्टेट में कर देती है। जैसे ही हीट एनर्जी जैसे ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी आइस के, विदाउट शोइंग एनी टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स इनटू द हिडन कंटेंट्स ऑफ द बीकर, एंड दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। ऑल राइट, अब लेटेंट हीट की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, आपसे बोला जा सकता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड into liquid at atmospheric pressure at its melting point, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम latent heat of fusion। तो ये आप यहाँ पर ये एक डेफिनेशन लिख लीजिए, amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at atmospheric pressure at its melting point, at its melting point। ये सब आपको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सो दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है, 273 केल्विन। ऑल राइट, ये आपको याद रखना है, 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। दे हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सेम टेम्परेचर। जब भी हम सप्लाई करेंगे हीट एनर्जी वाटर को, तो वाटर के पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करने लग जाएंगे। एट अ सर्टेन टेम्परेचर एक पॉइंट ऐसा रीच होगा व्हेन द पार्टिकल्स विल हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो मूव करते करते उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा और पार्टिकल्स आपस में दूर दूर फ्रीली मूव करने लगेंगे। वो टाइम पे क्या होगा, वो अपना ये जो हीट एनर्जी है ये उसका स्टेट बदल के गैसियस स्टेट में कर देगी। सो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ऑल राइट, मेल्टिंग पॉइंट हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है, जब हमारी आइस मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है उस आइस को मेल्ट करने के लिए, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, राइट? और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मिनिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर होता है लिक्विड को जब वो स्टार्ट कर देता है बॉईल करना एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग जो होती है एक बल्क फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स फ्रॉम बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। अब देखिए, जब आपकी बॉइलिंग होती है, ये आपको याद रखना है, इट इज अ बल्क फिनोमिना।
ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आएगा, लेटेंट हीट। ऑल राइट, ये आपको याद रखना है। फ्यूजन आ जाएगा, सॉलिड से लिक्विड जब बदलते हैं, दैट इज नोन एज फ्यूजन। तो बॉइलिंग को बल्क फिनोमिना हमने क्यों कहा है? क्योंकि जब हमारी कोई भी चीज बॉइल होगी तो हर एक पार्टिकल बल्क में, इसमें काइनेटिक एनर्जी सब में होगी और सारे के सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे और बल्क में इवेपोरेशन होगा, राइट। बल्क में बॉइलिंग होगी, इसकी सभी पार्टिकल्स जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ बल्क फिनोमिना। So for water at this temperature 273 Kelvin to 373 Kelvin, that is, ये देखिए कैसे बना है ये, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 Kelvin, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस में 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। ये याद रखना है आपको। 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस होता है 273 प्लस 100 दैट इज 373 केल्विन। ऑल राइट, तो चलिए नीचे चलते हैं। सो इवेपोरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अब हम, कि सॉलिड से जब हीट करेंगे तो लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा, लिक्विड को अगर हीट करोगे तो गैसियस स्टेट में बदल जाएगा, गैसियस स्टेट को कूल करोगे तो लिक्विड में बदलेगा और लिक्विड को कूल करोगे तो सॉलिड स्टेट में वो बदल जाएगा। बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर्स में बदल जाते हैं, तो उन सब्सटेंसेस को कहते हैं हम, वो क्या कर जाते हैं, वो सब्लिमेट कर जाते हैं। ऑल राइट, तो ये आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इवेपोरेशन पढ़ते हैं। अब ये इवेपोरेशन क्या चीज़ है एंड इवेपोरेशन क्या होता है, ये देखिए। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं आपके जो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में बदल जाते हैं, जैसे कि आप एक चाइना डिश लो, अमोनियम क्लोराइड, जो आपका वेपर होते हैं अमोनियम क्लोराइड, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड लो और क्या करो, उसको हीट अप कर दो। आप क्या देखोगे, वो लिक्विड में बदलने की बजाय डायरेक्टली गैस में बदल जाएगा। सो दीज मटेरियल, दीज टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन टू सब्लिमेट, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। When the solid directly changes into the vapors, that process is known as your sublimation. All right, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इवेपोरेशन के बारे में। आई होप ये नोट कर लिया आप सभी ने। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, अब पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। चलिए, सी, इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जब आपका लिक्विड वेपर्स में बदल जाता है। ऑल राइट, हम सभी को पता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट at a given temperature in any gas, liquid or solid. These particles with different amounts of kinetic energy, they have different kinds of kinetic energy. So in the case of liquids, a small fraction of particle at the surface that have a greater kinetic energy is able to break away from the force of attraction and other from of the other particles, right, and it gets converted into the vapor. This phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is known as evaporation. All right, मतलब आपका, जब आपका पानी लिक्विड वेपर्स में बदल जाता है किसी भी टेम्परेचर पे, बट वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज योर इवेपोरेशन। क्या फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? तो कुछ कुछ फैक्टर्स, जैसे कि सबसे पहली चीज, पहला फैक्टर जो इवेपोरेशन को आपका करता है वो होता है आपका इंक्रीज इन सरफेस एरिया।
ठीक है। फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे ही आपका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी बढ़ जाएगा। कैसे? आपने देखा है जब से आप क्लोथ्स को सुखाने के लिए रखते हो, तो अगर कपड़े वैसे ही आप पटक देते हो तो क्या होगा, वो जल्दी नहीं सूखते। लेकिन जैसे ही आप उसको फैला के स्प्रेड देम आउट, व्हेन यू स्प्रेड देम आउट, तो क्या होता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन फास्ट हो जाती है और आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। दूसरा, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन का प्रोसेस जो कि है, आपकी काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी आपके पार्टिकल्स की, तो वेपर स्टेट में वो जल्दी से आ जाएंगे। तीसरा, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जब हमारा ह्यूमिडिटी कम होगी, ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, right? So air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature, we all know. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation will decrease. Obvious सी बात है, जब वेपर्स जो हैं ऑलरेडी ज़्यादा हैं हमारे एयर में, तो evaporation डिक्रीज होगी। तो जब हमारी ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, मतलब वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है वो कम होंगे, तो ऑब्वियसली हमारी इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। सिमिलरली, इंक्रीज इन विंड स्पीड। जैसे ही हमारी विंड की स्पीड जो है, हवा ज़्यादा चलने लग जाएगी, तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। चलिए, अब एक ओपन वेसल, हमें पता है कि ये जो इवेपोरेशन है ये कूलिंग क्यों प्रोड्यूस करता है, ऐसा क्या होता है जो हमें एकदम से ही जैसे ही इवेपोरेट हुआ, तो या फिर हमारे हाथों में पानी है, जैसे ही वो इवेपोरेट हुआ तो हमें एकदम से ठंडी लगने लग जाती है। तो व्हाई सो? वी नो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। अब इसको हमने सरफेस फिनोमिना क्यों कहा है? दूसरा, बॉइलिंग जो था ये था आपका बल्क फिनोमिना, ये याद रखना है दोनों में। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना और इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इसको सरफेस फिनोमिना इसलिए बोला है क्योंकि जो भी चीज इवेपोरेट होती है वो सरफेस से पहले इवेपोरेट होती है, उसके बाद ये देखिए ये सरफेस से पूरा इवेपोरेशन होगा इसका। ऑल राइट, दिस इज द वाटर। सो यहाँ से धीरे धीरे करके सरफेस से इवेपोरेशन होगी। सो दी इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। हम देखते हैं जब भी कोई ओपन वेसल होती है, उसमें से लिक्विड जो होता है वो इवेपोरेट करता ही रहता है, चाहे हम उसमें हीट दें या ना दें, फिर भी एक कंटेनर में अगर कोई लिक्विड है वो अपने आप ही क्या होता है, इवेपोरेट करता है। सो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स to regain their energy lost during evaporation, and this absorption of energy from the surroundings make the surroundings cold। क्या समझ में आई ये बात? इसका मतलब ये होता है, देखिए ये पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, ऑल राइट, पानी है ये और ये पानी के पार्टिकल्स हैं। बाहर का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ विंड, बिकॉज ऑफ लेस ह्यूमिडिटी, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ हायर ग्रेटर सरफेस एरिया, ठीक है, ये सब जो ऊपर से होंगे ये इवेपोरेट। जैसे ही ये इवेपोरेट हुआ तो वापस से ये अपनी एनर्जी गेन करने के लिए ये एनर्जी ले लेंगे कंटेनर की, ये इस कंटेनर की एनर्जी लेके वापस से इवेपोरेट कर जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ये कंटेनर की एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो कंटेनर जो होगा वो तो हो जाएगा हमारा ठंडा, और इसी तरीके से ये हो जाएंगे इवेपोरेट। ऐसे ही हाथ की बात करते हैं, जब हमारे हैंड्स के ऊपर पानी लगा होता है तो वो क्या करेंगे, हम ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ये एनर्जी लेंगे हमारे हाथों से और इवेपोरेट हो जाएंगे। ऑल राइट, तो जैसे ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे हमारे हैंड से तो हमारे हैंड्स को ठंडा ठंडा फील होगा, राइट? सो दिस इज नोन एज इवेपोरेशन, और दैट इज व्हाई वी फील कोल्ड व्हेन समथिंग इज इवेपोरेटिंग फ्रॉम आवर हैंड, या फिर जो हम उस पे पार्टिकल्स देखते हैं अपने ग्लास के बाहर, वो भी प्रोसेस यही सेम होता है। आई होप समझ में आया आपको।
सो वाई शुड बी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हमें कॉटन क्लोथ्स ही हम क्यों पहनते हैं समर्स में? बिकॉज वी नो इन समर्स हमें ज़्यादा पसीना आता है, बिकॉज मैकेनिज्म जो होता है बॉडी का वो कूल रखने में मदद करता है. एंड वी ऑल्सो नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ सरफेस of the liquid gain energy from the surroundings or the body surface to change into vapor. The heat energy equal to latent heat or vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. अब ये क्या होता है? कॉटन क्या करता है? एक गुड एब्जॉर्बर है वाटर का. इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू एटमॉस्फेयर फॉर द इजी इवेपोरेशन. छोटी सी टर्म में इफ अगर आपको समझना है कि कॉटन के कपड़े हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम गर्मियों में ज़्यादा पसीना बहाते हैं, और पसीना बहेगा तो कैसे बहेगा, क्या होगा, ज़्यादा पानी बाहर आएगा. पानी बाहर आएगा तो वो जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन एनर्जीज को. इन इस पसीने को कॉटन का कपड़ा जो है वो एब्जॉर्ब करता है. तो और क्या करता है? एक्सपोज कर देता है इस पानी को एटमॉस्फेयर में फॉर द प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन. ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं. सिमिलर केस है आपका वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास, वो भी सिमिलर केस है. अभी मैंने आपको कहा था सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन पार्टिकल्स मैंने आपको बताए थे, तीन स्टेट्स. एक स्टेट और है आपकी प्लाज्मा, और दूसरी स्टेट है आपकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. ठीक है, इसके बारे में हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है बिकॉज कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से बनते नहीं हैं. ये चैप्टर जो है किसी ने कहा था कि ये वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ा दो, तो इसलिए मैंने ये डिटेल में करा दिया है आप लोगों को. इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे वो इतना डिटेलिंग में नहीं होंगे, बिकॉज जो जो चीज़ आपकी पेपर में आएगी सिर्फ वो ही पढ़ाया जाएगा. उसके अलावा इधर उधर से पूरी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दी जाएगी चैप्टर की. ऑल राइट, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने लगेंगे तो पूरा मैं ये जो मैंने नोट्स उठाए हैं ये मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी 9th क्लास की करा दी है. 9th क्लास का चैप्टर पूरा आपका फिनिश हो गया आज. ऑल राइट, अगर इसी तरीके से पढ़ना है तो बता दो, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बनेगी, वरना मैं सिर्फ आपको वही पार्ट कराऊंगी जो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है. ये है तो ये सारा भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका, बिकॉज इसमें से भी कुछ भी आ सकता है. अगर ऐसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो इस तरीके की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, वरना शॉर्ट में जो आएगा उसकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देके पूरा चैप्टर कवर कराया जाएगा. सो जैसे भी आपको पसंद आए वो बता दीजिएगा. तो आगे चलते हैं. These are some important points that you have to remember from the exam point of view. See, सबसे पहले जो मैंने आपको पुरानी चीज़ें कराई थी, आप आई होप आपने उसके नोट्स बना दिए हैं. अभी क्या है, ये कुछ important points और हैं जो आपको याद रखने हैं. पहला, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ये सभी को पता है, ये हमने कर लिया था. मैटर जो अराउंड अस इट एग्जिस्ट इन 3 बेसिक स्टेट्स. कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स मैक्सिमम होता है सॉलिड्स में, इंटरमीडिएट होता है लिक्विड्स में, और मिनिमम होता है गैसेस में. राइट. स्पेसेस, जो स्पेसेस होते हैं बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम होती है सॉलिड के केस में, इंटरमीडिएट होती है लिक्विड के केस में, मैक्सिमम होती है गैसेस के केस में. ऑल राइट. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होती है ये सबसे ज़्यादा पैक्ड होते हैं सॉलिड में, लीस्ट पैक्ड होते हैं लिक्विड में, और लेस पैक्ड होते हैं लिक्विड में, और लीस्ट होते हैं आपकी गैसेस में. स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है ये इंटर कन्वर्टिबल होता है, ये बदला जा सकता है. द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और द प्रेशर. सब्लिमेशन होता है आपका जब आपका सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैसियस स्टेट में बदल जाए, राइट, विदाउट गेटिंग इनटू लिक्विड स्टेट. दैट प्रोसेस इज नोन एज योर सब्लिमेशन. डिपोजिशन इसका बिल्कुल उल्टा होता है, गैसियस स्टेट से जब डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में बदले तो उसको बोलते हैं डेपोजिशन. D2 ये गलत लिखा हुआ है मैंने, DEPOSITION, डेपोजिशन. ठीक है, सो ये 2 नहीं है यहाँ पर.
इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना क्यों होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। क्यों बल्क फिनोमिना है ये डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? 4 फैक्टर्स पे। पहला सरफेस ऑफ एरिया टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर पे, तीसरा ह्यूमिडिटी पे और चौथा विंड स्पीड पे। इवेपोरेशन कूलिंग प्रोड्यूस करता है। लेटेंट हीट क्या होती है वेपोराइजेशन की? जो हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। आप समझ रहे हैं। हीट और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होता है आपका? हीट एनर्जी जो रिक्वायर होती है 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और हीट ऑफ फ्यूजन में, फ्यूजन वाले में 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड को लिक्विड में बदला जा रहा है यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में लिक्विड को गैस में बदला जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आई होप ये समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो इसी तरीके से पढ़ना है, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर था आपका। अब आगे जो है वो आप मुझे बता देना किस तरीके से आपको चैप्टर पढ़ना है। ऑल राइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।